हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलेगा जो हम लोग का अभी बाल विकास का चल रहा था तो हम लोग तीसरे टॉपिक पे पहुंच चुके हैं। आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा शिक्षक भर्ती सीजी टेट 2026 को लेकर एक ऐसा मैराथन क्लासेस चलाई जा रही है जिसमें हम लोग हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक वाइज थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन देख रहे हैं आपको एक डेमो के रूप में कि आपको किस लेवल के क्वेश्चन करने हैं। आप देखिए, आप पढ़ते जाते हैं तो आपको समझ में नहीं आता कि मेरा जो तैयारी है, पढ़ाई है, वो सही दिशा में चल रहा है कि नहीं, कंप्लीट है कि नहीं तैयारी करके। तो इसी को ध्यान में रख के मेरे द्वारा आप लोगों के लिए जो टॉपिक वाइज थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आपको लेके आ रहा है, इससे ये पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन किस लेवल के टॉपिक के कंप्लीट करने हैं। ठीक है, चलेगा। आज का हमारा टॉपिक है बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील कक्षा। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आज हम लोग बाल केंद्रित प्रगतिशील कक्षा के क्वेश्चन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बाल केंद्रित, आप सभी को पता है कि नई शिक्षा नीति में भी बाल केंद्रित कक्षा की बात की है, तो दबा के इसके क्वेश्चन आते हैं और आगामी पेपर में आ सकते हैं। इसीलिए हम लोग इसके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं छत्तीसगढ़ व्यापम लेवल पे, सीजी टेट लेवल पे, शिक्षक भर्ती लेवल पे, उस लेवल के हम लोग क्वेश्चन करें जो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखेंगे, सी टेट लेवल पे क्वेश्चन मैं ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 9 PM हो चुका है। डेली आप लोग 9 PM में जरूर जुड़ा करें। जिन लोग भी यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि पूरा कंटेंट आपको मिलते रहे। ठीक है, आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, आपको हर सब्जेक्ट के थोड़े थोड़े क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आप उसके बाद आप देख लीजिए, आपको अच्छा लग रहा है, लेवल अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है, तो आप ये वाला नंबर मैसेज कर दीजिएगा 75 83 86 44 61। इसमें मैसेज है कि आप पूरा कंप्लीट 150 नंबरों के टॉपिक वाइज क्वेश्चन पूरे आप सभी टॉपिक के 70 से 80 क्वेश्चन हम लोग ने करवा रहे हैं उसमें, तो उसमें आप जुड़ के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए, स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आपके लिए लगा दिया गया है। आप लोग लाइव चैट ऑन कर लीजिएगा और लाइव चैट में आपको आंसर देते चलना है। साथ में आपको लास्ट में ये भी बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं क्लास कैसा लगा और लास्ट में कितने क्वेश्चन सही हुए, ये जरूर कमेंट किया करें ताकि हमारे जो टीम है उसको एक मोटिवेशन मिलता है और पता चलता है कि आप लोग के लिए कितना बेनिफिट होते जा रहा है क्लासेस। ठीक है, चलेगा, ध्यान से पढ़ेंगे। बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि इसी लेवल के क्वेश्चन इस टॉपिक के बन रहे हैं। ठीक है, जैसा लेवल के क्वेश्चन बन रहे हैं मैं उसी लेवल के क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, कि आपको थोड़ा सा समय दे के आराम से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलेगा। पहला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन। अब बताना है अधिगमकर्ता का मूल्यांकन कैसा होता है, इसके बारे में। अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रायोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है। दूसरा ऑप्शन है बेहद महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन की बात क्या है, ध्यान रखेंगे। मूल्यांकन की बात क्या है, क्वेश्चन को पहले समझिएगा। ऐसी प्रकार का क्वेश्चन आता है जिसको आपको समझने में थोड़ा समय लगता है। तो मूल्यांकन की बात किया है। ठीक है, तो अब मूल्यांकन को लेकर अपने दिमाग में एक धारणा बना लीजिए कि मूल्यांकन क्यों करते हैं। अभिभावकों को प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक देने के लिए, और कम सफल या असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है। दूसरा बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचार करने में सहायक होता है। बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं होता, बच्चों के अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है। तो देखिएगा, ये दोनों तो ऐसे ही कट हो गया। निगेटिव चीज़ें तो हमको लेना ही नहीं है। चलेगा, दो ऑप्शन बचा है, जल्दी बताइए क्या हो सकता है सबसे बढ़िया ऑप्शन। तो देखिए, हमारा जो मूल्यांकन का उद्देश्य रहता है स्कूल में हम लोग जो करते हैं उसका अभिभावकों को प्रति पुष्टि देना, फीडबैक देना नहीं होता है, तो ये भी कट है। हमारा मेन उद्देश्य होता है, बेहद महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि ये बच्चों की समझ की जानकारी देता है। हमारा मूल्यांकन का मेन उद्देश्य है बच्चों की समझ की जानकारी लेना, उसके बारे में उनके पेरेंट्स को बताना, ये हमारा उद्देश्य नहीं रहता। ठीक है, इसीलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मूल्यांकन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचार करने में सहायक होता है। ठीक है, दो चीज़ें हैं इसमें, ध्यान रखें। बच्चों की समझ की जानकारी, दूसरा अध्यापिका जो पढ़ा रहा है उसे अपने ही शिक्षा शास्त्र जिसका वो प्रयोग कर रहा है, जिस विधि से वो पढ़ा रहा है, उसको विचार करने में सहायक होता है। ठीक है, चलेगा। इसी प्रकार क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। बड़े क्वेश्चन है, समय लग रहा होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना मेरे द्वारा एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, ये देखिए सीटेट में भी इसको पूछा गया, लेकिन ये शिक्षा क्षत्रिय लेवल पे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए इसको सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, चलेगा। बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है। अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक के ज्ञान के स्रोत के रूप में उपयोग करता है। अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। चलिए बताइए, बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में है।
समय ले लीजिए, लेकिन अच्छे से क्वेश्चन कीजिए। 30 मिनट की क्लासेस होती हैं, केवल 30 मिनट की मैं दिन भर में क्लासेस लेता हूं, लेकिन 20 से 25 क्वेश्चन मैं जो कराता हूं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इससे आपके पूरे टॉपिक की जानकारी आपको हो जाती है कि हमको किस लेवल के क्वेश्चन की तैयारी छत्तीसगढ़ में सीजीटेट निकालने के लिए, शिक्षक भर्ती निकालने के लिए करनी है। चलिए जल्दी से बताएंगे। और इसी लेवल के अगर आप चाह रहे हो हर चैप्टर के क्वेश्चन करना, पूरे टोटल ऑल सब्जेक्ट के, सामाजिक अध्ययन के, सीजीटेट के, हिंदी के, इंग्लिश के, गणित के, तो आप जरूर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा ना। नाम मात्र की फीस है वहाँ, टाइपिंग शुल्क, और आप कंप्लीट तैयारी करा रहे हैं। चलिए बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है, वही बाल केंद्रित कक्षा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरा हटा दिया तो चौथा क्वेश्चन है। एक प्रगतिशील कक्षा में, अब देखिए 2 टॉपिक है आज का, एक बाल केंद्रित शिक्षा, दूसरा प्रगतिशील कक्षा। अब बताना है आपको प्रगतिशील कक्षा के बारे में। पहला ऑप्शन है अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। दूसरा है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो प्रगतिशील कक्षा आप किसे बोलेंगे, ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए बताएंगे, जल्दी से आंसर करेंगे। प्रगतिशील कक्षा हम लोग किसे कहते हैं ये आप समझ लीजिएगा। मतलब बच्चे को अवसर देना, वही कहलाता है प्रगतिशील। बच्चे को प्रगति करने के लिए बार बार अवसर देना, ऐसे वातावरण तैयार करना जिससे बच्चा प्रगति कर पाए। तो ये ऑप्शन आपका सी से मैच हो रहा है। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। प्रतिस्पर्धा ये चीज़ें नहीं करवानी है हमें, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको मेरे द्वारा जो समझाया जाता है वो समझ में आता है तो एक बार ज़रूर अपना पॉजिटिव फीडबैक जरूर दिया करें, ताकि मुझे भी एक संतुष्टि मिले कि मेरे द्वारा जो पढ़ाया जाता है बच्चों को समझ में आ रहा है, उनके काम की चीज़ें हैं। क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे क्लासेस मैंने देखा, यूट्यूब में जहाँ से बात है वहाँ से क्वेश्चन करा देते हैं, किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन करा देते हैं। उनको अपने व्यूज़ और सब्सक्राइबर बढ़ाने से मतलब है, आपकी समझ, आपके चयन से उनको मतलब नहीं रहता। लेकिन मेरे द्वारा पूर्णतः प्रयास है मैं एक ऐसा क्लासेस आप लोग को प्रोवाइड कर पाऊँ जो यूट्यूब में कहीं पे उपलब्ध नहीं है। पूरे चैप्टर वाइज मैं आपको जितना हो पा रहा है मेरे द्वारा मैं यहाँ निःशुल्क करा रहा हूँ। नहीं हो पा रहा है उसको किसी को टाइपिंग का शुल्क देके, टाइपिंग वालों से टाइप करवा के आपको टेस्ट के माध्यम से वहाँ प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। तो प्रगतिशील कक्षा की बात कर रहा है, जो आपको अभी समझ में आ गया कि अवसर देना है बच्चों को, ठीक है। उसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखना चाहिए। जो अलग अलग प्रकार के बच्चे रहते हैं, कोई नीचे लेवल के हैं, कोई उच्च लेवल के हैं, कोई ज़्यादा होशियार, कोई कम होशियार, जिसका IQ लेवल किसी का ज़्यादा किसी का कम है। तो ऐसे करके जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं रहते हैं उसको कैसे देखना है। अधिगम की प्रक्रिया में बाधा के रूप में देखना है, अध्यापक के पक्ष में असफलता के रूप में देखना है, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड के रूप में देखना है, अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको बताना है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को आप ऐसे एक प्रगतिशील कक्षा में किस रूप में देखेंगे। देखिए तो इसका सही आंसर वही चीज़ है, आपको एक उनको संसाधन के रूप में देखना है। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही में इसका आंसर। देखिए बाधा तो आपको गलत हो गया, असफलता तो गलत हो गया, समूह तो आपको बनाना ही नहीं है तो ये भी गलत हो गया। तो ऑटोमेटिक ये डी बचा। हालांकि ये उतना अच्छा आंसर इसमें नहीं लिया गया है, इनसे शब्दों का चयन थोड़ा सही नहीं है। अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया परियोजना के लिए, मतलब वही बोल रहे हैं, ये भी जो परियोजना आप बनाएंगे उसमें आप संसाधन के रूप में उनको प्रयोग कीजिए, अपने जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप काटना सीखिए, किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं तो आपको सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि इसका आंसर कौन सा नहीं होगा। नहीं होगा तो आप ज़्यादा काटते जाएंगे तो आपको सही आंसर लेने में बहुत आसानी होता है। इस चीज़ को अगर आप समझिए तो बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। एक समावेशी कक्षा, इंक्लूसिव क्लास में खाली स्थान पर जोर दिया जाना चाहिए। अब आपको पता है ना समावेशी कक्षा क्या होता है, जिसमें हर प्रकार के बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी रहेंगे, सामान्य बच्चे भी रहेंगे, बुद्धि लब्धि हाई लेवल वाले भी रहेंगे, नीचे लेवल, मतलब सभी को एक साथ जो लेके चलते हैं क्लास, वो कहलाता है समावेशी कक्षा। तो उसमें क्या पर जोर देना चाहिए। प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर, अविभेदी समरूपी निर्देशों पर, सामाजिक पहचान के आधार पर विद्यार्थियों के अलगाव पर, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने पर। तो चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 6।
चलिए इसका सही आंसर हम लोग देख लेते हैं। देखिए समावेशी कक्षा में किस पर जोर दिया जाना चाहिए, तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने पर जोर दिया जाना चाहिए। ठीक है, चलेगा अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है। देखिए यहाँ पे सीटेट लिखा है, इसका मतलब ये नहीं, मैं आपको शुरू में बताया मैं सीटेट लेवल क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। हाँ ये क्वेश्चन सीटेट में भी आए हैं, लेकिन उनमें से भी सिलेक्टेड क्वेश्चनों को मैं लिया हूँ जो आपके छत्तीसगढ़ सीजीटेट लेवल पे इंपॉर्टेंट है, शिक्षक भर्ती सहायक शिक्षक पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ये आपके सिलेबस को मैं लेके चल रहा हूँ छत्तीसगढ़ लेवल पे। जैसे सिलेबस के अंदर डीपली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सब जो सिलेबस होते हैं आप लोग क्या करते हैं, जो मेन सिलेबस है उसको पढ़ लेते हैं, अंदर के सिलेबस पे नहीं घुसते हैं। मैंने 25 क्लास भी कराया, प्लस 25 क्लास को भी देखना है, और ये जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ यहाँ भी देखना है, और टेस्ट बैच में भी जुड़ के आपको टेस्ट देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए बताइए। विविधता संबंधित मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। ठीक है, चलिए बताइए विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के अध्यापक को क्या चाहिए। मतलब समझ रहे हो आप लोग क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। जैसे अलग अलग पृष्ठभूमि, कोई गरीब घर से आया है, कोई अमीर घर से आया है, कोई अलग संस्कृति से आया है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम, अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो पृष्ठभूमि वाले बच्चे रहते हैं उनको एक अध्यापक को कैसा संबोधित करना चाहिए। चलिए बताएंगे इसका आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। मतलब आपको सभी प्रकार के उदाहरण लेने चाहिए, हर प्रकार के पृष्ठभूमि वाले बच्चों का उदाहरण लेके आपको सबको लेके चलना। इसका बेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए थोड़ा हार्ड लेवल के क्वेश्चन है आज की क्लास में, परेशान नहीं होना, छोड़ना नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी टॉपिक के क्वेश्चन मैं आप करा रहा हूँ। ठीक है, लिमिटेड मेरे पास समय रहता है, लिमिटेड समय में मैं जितना ज़्यादा 100% दे पाऊँ उतना करा रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा ऑप्शन को। समावेशी कक्षा की बात किया है, बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। देखिए पढ़ते साथ इसको तो कट कर दीजिएगा, बच्चों को तो ऐसा वर्गीकृत करना ही नहीं, अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा, तो ये पहला आंसर तो ऐसे ही कट हो गया। दूसरा ऑप्शन है केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया, आपको समझ में ही आते जा रहा है पढ़ते साथ ही, क्या समय देना इसमें। यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता और शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है, ये भी सही लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया भैया। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको किसी भी बच्चे को ऐसा फील नहीं कराना कि हम उस पर दया कर रहे हैं या सहानुभूति कर रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। आप सभी बच्चों को समान अवसर देना है, उसकी योग्यता शक्ति के अनुसार उन्हें प्रश्न करना है, सीखने के लिए प्रेरित करना है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8वें का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 9वां। प्रगतिशील कक्षा में, अब आपको फिर से प्रगतिशील कक्षा को अपने दिमाग में रखना है। विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है, शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है, जैसे टीचर पढ़ता है उसी प्रकार अनुस्मरण उसको याद किया जाता है। अगला ऑप्शन है विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, तो निष्क्रिय है मतलब ये तो ऐसे ही कट हो गया। आपको मैं बोला हूँ कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं बाल विकास के पहले ये कोशिश किया करें कौन सा गलत है, दोहराना इसको तो निषिद्ध किया हुआ है, नई शिक्षा नीति में दोहराना नहीं है बच्चे से। ठीक है, बार बार उसी चीज़ को बच्चा को रिपीट नहीं करवाना है। ठीक है, तो और देखिए आप लोग थोड़ा सा आप लोग भी समय दीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ठीक है, अगला देखिए, शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण करें, मतलब शिक्षक जैसे बोल रहे उसी प्रकार बच्चा उसको याद कर ले, तो ये तो फिर से अनुस्मरण या वो ऐसे करे तो ये भी गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन तो बच्चा अब हमारे पास, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। भाई प्रगतिशील है मतलब बच्चा कुछ प्रगति करेगा, कुछ नया करेगा। ठीक है, तो विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर से बोलूँगा सीटेट लिखा, इसका मतलब ये नहीं कि सीटेट के क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ, ये आपके छत्तीसगढ़ सीजीटेट लेवल के क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अभी आपके सीजीटेट में देखने को मिल रहा है, और ये आपके टॉपिक सिलेबस का हिस्सा है, इसीलिए इसको सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, चलेगा 10वां क्वेश्चन। एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को
किस प्रकार से बता सकता है या संबोधित कर सकता है। पढ़ेंगे ऑप्शन। अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना तथा मतलब ये बोल रहा है, देखिए विशेष योग्यता मतलब जो ज़्यादा होशियार है, जिसका IQ लेवल प्रभावकारी एकदम उच्च है, ऐसे बच्चों को आप कैसे हैंडल करेंगे, इस पर क्वेश्चन है, आप समझिएगा। अत्यधिक लिखित कार्य देना तथा उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने पर दबाव डालना, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना, आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास एवं रटने पर बल देना, विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक समान तरीकों का प्रयोग करना। ठीक है, तो बताइएगा कैसे आप करेंगे, जो हाई लेवल के बच्चे रहेगा उसको जल्दी से आंसर करेंगे। थोड़ा डीपली क्वेश्चन है। देखिए अत्यधिक लिखित कार्य देना, ये तो यहीं पे गलत हो गया, बच्चों को होमवर्क देना ही नहीं है ऐसा, अत्यधिक वाला कम ज़्यादा ऐसा। ठीक है, नाम मात्र के होमवर्क देंगे आप, जो पढ़ाएं उसके आकलन के लिए सभी बच्चों को समान। ठीक है, दूसरा पेपर पेंसिल का प्रयोग करना तथा अभ्यास रटने पर, रटना शब्द आया मतलब ये कट हो गया। आप समझिए मैं आप कैसा क्वेश्चन का आंसर निकाल रहा हूँ, मेरे को भी नहीं पता इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मैं रट के नहीं आया हूँ ना देख के नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं खोज रहा हूँ कि कैसे इसको गलत करूँ। फिर है विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक समान तरीकों का प्रयोग करना। अब देखिए एक समान तरीकों का आप प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो नीचे लेवल वाला बच्चे हैं वो नहीं समझ पाएंगे, या उच्च लेवल पे आप कहिए तो वो नहीं समझ पाएंगे। हमको समावेशी है, हमको क्या करना है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर लग रहा है। प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। आप पहले बच्चों का विश्लेषण कीजिए, कौन बच्चा कमजोर है, कौन बच्चा हाई लेवल के हैं, तो आप उसी लेवल पे फिर उनको शिक्षा दीजिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, मेरे टाइप का आप भी क्वेश्चन का आंसर निकालना सीखिए। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन 11, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए। समावेशी कक्षा की बात क्या है, विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए, तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए। तो पढ़ते साथ ही आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन निगेटिव शब्दों को आप हर क्वेश्चन में याद कीजिए। हालांकि इसका आंसर आपको पता होगा ये आया है, ठीक है, लेकिन आप समझिए क्यों BCD गलत है। तो पहला देखेंगे हतोत्साहित, ये इसलिए गलत हुआ, तैयार नहीं बोला है इसलिए गलत हुआ, कभी कभी बोला है इसलिए गलत हुआ। तो आप निगेटिव शब्दों को ध्यान में रखिए। बाल विकास में आप 30 में 30 अंक ला सकते हैं। ठीक है, मेरे द्वारा जितने भी बच्चे पढ़ाए गए थे उस बार पिछले बार बहुत सारे लोगों ने 29 नंबर 28 नंबर तक लाए थे। ठीक है, एक दो बच्चों को 30 में 30 भी आए थे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएंगे, ये मत मानिए कि यही आएंगे, मैं शुरू से बोल रहा नहीं आएंगे, लेकिन मैं इतना आपको ट्रेन कर दूंगा, इतना आपके दिमाग को खिलवा दूंगा कि आप सही आंसर लेना सीख जाएंगे। ठीक है, आप निगेटिव जो ये शब्द रहते हैं उनको पहचानना सीखिए और सोचना सीखिए। ठीक है, इसीलिए मैं प्रैक्टिस बैच लॉन्च करके तैयारी करवाता हूँ। मैं कोई पैड कोर्स ये सब नहीं बेचता हूँ, मेरे को पैसे में, मेरे को रिजल्ट से मतलब है। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख है कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। आपको 2009 के ध्यान में रखते हुए समावेशी शिक्षा की अवधारणा के पर बात करना है। पहला, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराकर अशक्त बच्चों को मुख्यधारा में शामिल करना, व्यवहारवादी सिद्धांत, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिव्यक्ति। चलिए बताइएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में समावेशी शिक्षा को किस रूप में परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जल्दी से करेंगे, लाइव चैट में आप लोग किया करें तभी मजा आएगा। देखिए अब इसको ज़्यादा डीपली मत समझिए, ये थोड़ा डीपली क्वेश्चन है, आप बस याद कर लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। अब क्या है, कैसे ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। ठीक है, बस भाई दे दिया है, उल्लेख कर दिया है, समावेशी शिक्षा को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बोला गया है, अधिकार आधारित है, मतलब आपको अधिकार है शिक्षा का। ठीक है, नाम से ही इस पर शिक्षा का अधिकार है, इसलिए अधिकार वाला तो आएगा ही। तो अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत समावेशी शिक्षा को परिभाषित किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विद्यार्थी केंद्रित या छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। बढ़िया क्वेश्चन है। यंत्रवत याद करना, याद करवा देते हैं क्या हम लोग, रट्टा मरवाते हैं क्या। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकृत करना, केवल पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर होना, बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना।
देखिए एक ही बार में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आपको आंसर नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, लेकिन आप देखिए कैसे काटेंगे हम लोग। देखिए याद करना, यंत्र और मतलब मशीन की तरह याद करना, क्या ये कट गया क्योंकि हमको बच्चों को रटवाना ही नहीं है। दूसरा बोला योग्यता के आधार पर वर्गीकृत, वर्गीकृत तो करना ही नहीं है, बच्चों को तो छांटना ही नहीं है भैया। केवल केवल पाठ्यपुस्तक, केवल शब्द जहाँ पे आया वो आंसर आएगा ही नहीं। अब बच गया एक ही चीज़ है, तो यही आंसर आएगा, बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना। समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोग को? आपको भी इसी प्रकार क्वेश्चन सॉल्व करना सीखना है, ठीक है। तो जिन लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, बार बार मैं बोल रहा हूँ आप जुड़ जाइएगा। 200-400 रुपये को मत देखिएगा, लाखों रुपये खर्चा करके DED BED किए हैं, तो ये लास्ट आपके लिए इन्वेस्टमेंट रहेगा एक छोटा सा। शिक्षक भर्ती वाले तो तत्काल जुड़ जाइए, और CG टेट वाले भी आप तत्काल मैसेज करके जुड़िएगा और प्रैक्टिस कीजिए हर चैप्टर के पूरे जितने छोटे छोटे चैप्टर आपके सिलेबस में लिखा हुआ है सबको सॉल्व कर डालिए। हर के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना भाई, ठीक है। थ्योरी तो उपलब्ध है बहुत जगह, क्वेश्चन पे फोकस है हमारा, ठीक है। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते हुए एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार होती है? अब आपको सहयोगात्मक अधिगम पे फोकस करना है। क्वेश्चन क्या है हमारा? सहयोगात्मक अधिगम। सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना, उसमें शिक्षक की भूमिका पूछा है। क्वेश्चन पहले समझा करिए, सहयोगात्मक अधिगम में शिक्षक की भूमिका क्या है, इस पर आपके क्वेश्चन है। उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार और प्रतिभाशाली बच्चे हैं। एक मुख्य दर्शक होना तथा बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना। कक्षा को छोड़ देना तथा बच्चों को स्वयं कार्य करने देना। तो सहयोगात्मक मतलब सहयोग करोगे ना आप। देखिएगा आप इसका अब आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करिए, काटिए क्या क्या गलत हो सकता। देखिए गलत होने के लिए मुख्य दर्शक, टीचर मुख्य दर्शक थोड़ी बनेगा भैया। कक्षा को छोड़ देना बच्चों को अपने मन से, ऐसे थोड़ी करेंगे बच्चों को भाई। सहयोगात्मक मतलब सहयोग करना, ठीक है। अब 2 बज गए, अब दोनों में से देखिए क्या आ सकता है आंसर। तो देखिए इसमें क्या बोला है, बी क्यों कट करेंगे? उस समूह का सहयोग करें जिसमें होनहार और प्रतिभाशाली, और गधों को क्या करेंगे, छोड़ देंगे क्या? तो ये तो गलत हो गया ना। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा विषय में प्रमुख है? प्रगतिशील शिक्षा के बारे में आप बताइएगा। मानक निर्देश व मूल्यांकन, बाह्य प्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन मानदंड, पाठ्य पुस्तक केंद्रित अधिगम, प्रत्येक बच्चे की क्षमता और संभावना में विश्वास करना। मैं आपको पहले ही बोला था ये सेम चीज़ें क्वेश्चन 50 बार पूछा जाता है, घुमा घुमा कर पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय कि हमको क्वेश्चन एक ही रहता है, उसको कई प्रकार के रूपों में पूछा जाता है। देखिए इसका देखते समय आपको आंसर आ गया होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। प्रत्येक बच्चे की क्षमता और संभावना में विश्वास करना, उन्हें अवसर उपलब्ध कराना, यही मैंने आपको पहले ही समझा दिया था प्रगतिशील कक्षा के बारे में। और देखिए वही क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा अलग अलग तरीके से, ऑप्शन को चेंज कर करके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? आपको बताना है समावेशी कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, विशिष्ट शिक्षा योजना, एक रूप निर्देश, मानकीकृत परीक्षण। तो आपको बताना है समावेशी शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विशिष्ट शिक्षा योजना, ठीक है। तो आपको सबसे महत्वपूर्ण है विशिष्ट शिक्षा योजना, चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा डीपली नहीं जाते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन सेलेक्ट करने में भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आप लोग का जो भरोसा है उसको बनाए रखना है हमको ये लास्ट बार नहीं पढ़ा रहे, हमको अभी आगे बहुत, जब तक हम मेरे क्षमता रहेगा तब तक मैं पढ़ाऊंगा, निःशुल्क पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मेरा है कि मेरे को रिजल्ट चाहिए आप लोगों को ऐसी, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे द्वारा जैसा पढ़ाने का तरीका है, समझाने का तरीका है, वो आपको पसंद आता है कि नहीं, समझ में आता है कि नहीं, ठीक है। ताकि मैं अपने में जो भी सुधार हो मैं सुधार कर पाऊँ। तो लास्ट में आप लोग से पुनः निवेदन आग्रह है कि आप लोग अपना फीडबैक आज जरूर दीजिएगा। मैं हर क्लास में बोलता हूँ, लेकिन आप लोग थोड़ा ध्यान नहीं देते, क्लास देख के चले जाते हैं। फीडबैक जरूर दिया करें ताकि मैं कुछ सुधार कर पाऊँ, जिससे आप लोग की और अच्छी तैयारी हो पाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित संरचनाओं में शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करती है? आपको बताना है जो शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 आया था उसमें किस पर फोकस किया गया था, ठीक है। कि आप बच्चों को किस प्रकार के शिक्षा दें, एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा, पृथक्करण, मुख्यधारा शिक्षा। ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आप सभी पता है कि समावेशी शिक्षा की बात किया गया है, ठीक है। शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 समावेशी शिक्षा याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। यह विचारधारा है कि
सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। इसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन ही पढ़ने की जरूरत है, समावेशी शिक्षा आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? छोटे वयस्क के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, खाली स्लेटों के रूप में। अब मैं आपको हर क्वेश्चन में एक ही चीज़ बार बार बोल रहा हूँ, आप ये कमेंट मत किया करें कि सर आप बीच में ज़्यादा बोलते हैं। मेरा उद्देश्य ये 25 क्वेश्चन कराना नहीं है, मेरा उद्देश्य ये 25 क्वेश्चनों के द्वारा आप लोग को सिखाना कि आंसर कैसे लिया जाता है, आपको आगे किस प्रकार की तैयारी करनी है। ठीक है, तो इसमें देखिए खाली स्लेट कटमट हो गया, बच्चा खाली स्लेट नहीं मानना है। निष्क्रिय कटमट हो गया, छोटे वयस्क ये भी कटमट हो गया। ऑटोमेटिक आपका आंसर बचा सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, खोजकर्ता के रूप में। ठीक है, और हम लोग ऐसे भी मैं आपको बताता हूँ प्रगतिशील मतलब बच्चों को बार बार अवसर देना है ताकि वो नए प्रकार की शिक्षा सीख पाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 और आज का अंतिम क्वेश्चन। आपको समझ में आ गया होगा कि प्रगतिशील कक्षा समावेशी कक्षा के लिए कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अब इसके ज़्यादा क्वेश्चन मैं यहाँ नहीं करा सकता, ठीक है, क्योंकि टाइपिंग वालों को भी कुछ देना पड़ता है, तो उसके लिए आपको फिर व्हाट्सएप में जुड़ना पड़ेगा और वहाँ फिर आपको 60 से 70 क्वेश्चन एक टॉपिक के हम लोग करा रहे हैं। चलेगा, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई परीक्षण, रैंकिंग, व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, विद्यार्थियों की लेबलिंग करना, परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग करना। तो आपको बताना है प्रगतिशील शिक्षा के लिए सबसे अच्छा कौन सा विकल्प है। चलिए बताएंगे, लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग आंसर करिएगा। फिर से आपको बोल रहा हूँ, जाते जाते एक बार कमेंट करके जरूर जाइएगा क्लास कैसा लगा, कोई सुधार की आवश्यकता होगी तो उसको भी आप कमेंट करेंगे। इसका आंसर बता दीजिए, फिर चलते हैं। और आप लोग एक चीज़ मेरा बात नहीं मानते, जितने लोग भी देख रहे हैं 400-500 लोग जितने लोग देखते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक बार अपने व्हाट्सएप स्टेटस में ज़रूर शेयर किया करिए ताकि हमारी जो टीम जब आपका स्टेटस देखती है, आप सभी को पता है जिन लोग व्हाट्सएप से जुड़े हैं आप सभी का स्टेटस हमारे में दिखाई देता है, क्योंकि नंबर सेव करके रखें हैं सिस्टम में, तो एक अलग ही प्रकार की एनर्जी मिलती है। तो आप लोग जरूर कमेंट किया करें और व्हाट्सएप में शेयर जरूर किया करें क्लास के लिंक को। ठीक है, चलिएगा आज कीजिएगा सभी लोग। देखेंगे अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, यही चीज़ है प्रगतिशील, बार बार उनको अवसर देना। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए BESC क्यों खत्म हुआ, एक ही कारण, लेबलिंग करना। लेबलिंग एक क्या है आपका निगेटिव वर्ड है। फिर समूह बनाना, इसमें क्या होगा, समूह बनाना, रैंकिंग करना, ये निगेटिव वर्ड है, इसलिए ये गलत हो। यहाँ पे रैंकिंग आ गया इसलिए गलत हो, लेकिन इसमें एक भी शब्द ऐसा नहीं आया जो निगेटिव हो। ठीक है, तो चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए, जिन लोग नए होंगे यूट्यूब में देख रहे होंगे आपको इससे मैसेज करके जुड़ना है 75 83 86 44 61। ठीक है, चलिए व्हाट्सएप में एक बार शेयर कर दीजिए जाते जाते। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक ऑल द बेस्ट।